हेलो नमस्कार टू एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रल। मेरा नाम है दीपक सिंह राजपूत एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पॉलिटी सीरीज़। तो इस पूरी सीरीज़ में हम प्रीलिम्स से रिलेटेड, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं पॉलिटी की, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट और कोशिश करेंगे कि लेक्चर छोटे से छोटे हों ताकि उनका एक इजी कंपाइलेशन हो जाए जो एग्ज़ाम के जस्ट पहले रिवीजन के पर्पस से बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। तो सबसे पहला लेक्चर होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, इसके डेवलपमेंट में कौन कौन से लॉज जो थे, कौन कौन से रेगुलेशंस जो थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और एक ज़मीन तैयार की। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू। तो जितने भी हम ऐसे पुराने रूल्स पढ़ेंगे इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है कंपनी रूल, सेकंड है क्राउन रूल। कंपनी रूल से मतलब है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब वो डिसीजंस ले रही थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक पावर में थी, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस की जो पावर थी, अथॉरिटी थी, वो कंपनी के हाथ में थी। तो उस दौरान की सारी चीज़ें, प्लस 1857 के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गईं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या हो गया, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई उस समय इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही थी। तो उस टाइम के बाद के जितने भी रूल्स आए हैं उनको हम अंडर क्राउन रूल पढ़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इन डिटेल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी रूल में क्या क्या पढ़ना है। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 एंड लास्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो इन चारों को पढ़ने के बाद हम फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्राउन रूल। तो सबसे पहले बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो 1773 में ऐसी क्या कंडीशंस बन गई थी जिसकी वजह से ब्रिटिश पार्लियामेंट को, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ा इंडिया में जो कुछ भी कंपनी कर रही थी। तो पीछे का सीन समझने के लिए हमको कई सारी इवेंट्स को एक साथ देखना पड़ेगा। तो इस समय तक, यानी 1773 तक क्या क्या चीज़ें हो चुकी थी और क्या क्या चीज़ें हो रही थी। तो जैसे प्लासी की जंग हो चुकी थी 1757 में, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हो चुका था 1764 में, और उसी टाइम पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग चल रही थी मैसूर से। यानी मैसूर से कौन था, हैदर अली। तो हैदर अली के लीडरशिप में 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार ऑलरेडी हार चुकी थी। तो वो अलग शर्मनाक इंसिडेंट हो गया था उनके लिए। प्लस जो ब्रिटिशर्स थे उनके कॉन्फ्लिक्ट फ्रेंच के साथ लगातार चलते ही रहते थे। तो ये सब जो है, और उसी समय मराठा वॉर, वो सब भी उसी समय हो रहा था। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो इन सब का जो एक्यूमुलेशन था, उसी का रिज़ल्ट ये था कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ख़राब हो चुकी थी। प्लस इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स थे, जैसे कंपनी पर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे करप्शन के और कंपनी के मिसमैनेजमेंट के। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ डिसीज़न लिए, और उसी डिसीज़न का जो रिज़ल्ट था वो था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें मेन क्या डिसीजंस लिए गए थे। तो सबसे पहला तो ये कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। यानी कंपनी में जो हेड था, जिसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था, वो आज से कहा जाएगा, यानी 1773 की हम बात कर रहे हैं, उसका आज से नाम क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और उसके बाद गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे, यानी मद्रास और बॉम्बे, ये दोनों प्रेसिडेंसीज़ में जो कंपनी के गवर्नर थे उनको सबॉर्डिनेट बना दिया एक तरह का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का। सबॉर्डिनेट से मतलब है कि वो उसके अधीनस्थ हो गए, उसके अंडर में वो काम करेंगे। फिर इसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ, इसके लिए 1774 में इसका इस्टेब्लिशमेंट शुरू हुआ और 1775 से इस सुप्रीम कोर्ट ने काम करना शुरू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा। तो आप देख रहे हैं, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हो रही थी, वो जो भी उस समय इवेंट्स थी, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए जो डिसीज़न लिए गए थे उसी की वजह से हो रही थी। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, जो पूरा इसका सीन है वो और क्लियर हो जाएगा, वो है प्रोहिबिटेड, दिस एक्ट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी टेकिंग एनी ब्राइब और एंगेजिंग इनटू एनी प्राइवेट सर्विस। तो जैसा मैंने बताया कि कंपनी पर, कंपनी के लोगों पर बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे थे
करप्शन के, मिसमैनेजमेंट के। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट के थ्रू ये इंश्योर करने की कोशिश की कि आज के बाद जो भी कंपनी का मुलाजिम होगा, जो भी वहाँ पे काम कर रहा होगा अंडर द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो आज के बाद कोई भी किसी भी जो नेटिव लोग थे यानी जो इंडियंस थे उनसे ना किसी तरह की ब्राइब लेगा, ना कोई गिफ्ट एक्सेप्ट करेगा और ना ही किसी प्राइवेट सर्विस में, किसी प्राइवेट बिजनेस में इन्वॉल्व होगा। और इन सब के बाद मेड अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू कंट्रोल रेवेन्यू, मिलिट्री एंड सिविल अफेयर्स ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 की। तो 1784 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट और पास किया जिसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसका नाम के बारे में अगर बात करें तो पिट्स ये आया है उस समय जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विलियम पिट, तो उनके नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया है। और क्या क्या चेंजेस हुए, तो कुछ चेंजेस इस वजह से गवर्नमेंट ने लाए, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चेंजेस इस वजह से लाए क्योंकि उनको लग रहा था कि 1773 में उन्होंने जो एक्ट पास किया है वो उतना पावरफुल नहीं है। यानी गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो चीज़ों को रेगुलेट तो कर ले रही थी बट पूरी तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही थी, वो डिसीज़न नहीं ले पा रही थी। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एक्ट को पास किया। और जो सबसे बड़ा बदलाव था वो ये था कि एक डुअल गवर्नमेंट जो है इस्टेब्लिश हो गई वहाँ पर। अब डुअल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? डुअल गवर्नमेंट से मतलब है दो बॉडीज़ थी, एक थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसमें मोस्टली कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे जिसका काम था कमर्शियल अफेयर्स को मैनेज करना, और इसके बाद दूसरी बॉडी थी जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसका मेन काम था पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करना एंड इट वाज मोस्टली बैक्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इन सब के बाद भी जो एक और ये काम क्यों किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने? ये किया था इस इच्छा से ताकि कंपनी के जो कमर्शियल और पॉलिटिकल काम है उन दोनों को सेपरेट किया जा सके। सेपरेट करने की वजह से क्या होगा, जो कंपनी की अथॉरिटी है इंडिया में उस अथॉरिटी को कंट्रोल किया जा सकता है, और इसी के थ्रू जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गई इंडिया में। और इन सब के बाद भी जो गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए, उनकी असिस्टेंस के लिए जो काउंसिल थी यहाँ पर, उसके मेंबर्स की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया। और उस 3 में से भी एक मेंबर जो इंडिया में ब्रिटिश आर्मी थी, तो उस आर्मी का जो कमांडर इन चीफ होगा वो होगा इसमें से। तो इस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम ये था कि किसी भी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर जो है उसको ऐसे जकड़ लिया जाए ताकि पूरा कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए। तो इन सब के बाद दिस एक्ट ऑल्सो एम्पावर्ड ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ कंट्रोल कंपनीज अफेयर्स इन इंडिया। तो जैसा मैंने बताया कि ये सारे डिसीजंस सिर्फ इस बात को ध्यान में रख के लिए गए थे ताकि इंडिया में हम ईस्ट इंडिया कंपनी को इस तरीके से कंट्रोल कर सकें ताकि जितने भी डिसीजंस हो रहे हैं वो गवर्नमेंट डायरेक्टली ले सके। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1833, यानी 1833 में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ और डिसीजंस लिए, कुछ लॉज बनाए टू कंट्रोल द एम्पायर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो उसमें से सबसे पहला डिसीजन क्या था? बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको हिंदुस्तान का यानी पूरे इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये डिसीज़न क्यों लिया गया? केवल बंगाल के ही रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि जैसा हमने पहले पढ़ा, जो पिछले एक्ट थे तो उसमें बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे दे वर वर्किंग लाइक अ सबॉर्डिनेट, यानी वो बंगाल के जो गवर्नर थे उनके अंडर में काम कर रहे थे। तो इसलिए बंगाल उस समय तक, यानी कलकत्ता स्पेशली, कलकत्ता उस समय तक ब्रिटिश एम्पायर की एक तरह से कैपिटल बन चुका था। तो इसलिए बंगाल के गवर्नर जनरल को फाइनली गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और इस एक्ट के थ्रू कंपनी ने ये इंश्योर किया कि हिंदुस्तान में पूरी तरीके से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका शासन जो है चलने लगे। इसके लिए कई सारे डिसीजंस लिए गए कि जैसे ब्रिटिशर्स जो थे तो हर ब्रिटिशर को ये अधिकार दे दिया गया कि वो जाकर इंडिया में फ्री रूप से जो है जाकर बस सकते हैं। फिर उसके बाद जो गवर्नर थे मद्रास और बॉम्बे, उनसे जो है उनके पास किसी भी तरह की लेजिस्लेटिव पावर नहीं रखी गई, यानी वो कोई लॉज नहीं बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी बना दिया गया किसको? गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया को, ऑल राइट। और इसके बाद laws made under previous acts were called regulations while the laws made under this act were called acts। यानी पहले के जो हमने 1773 और 84 ये जो दो हमने एक्ट्स पढ़े, तो इसमें जितने भी डिसीजंस लिए गए थे ऑल दोज वर मेयर रेगुलेशंस। तो वो किसी ना किसी तरह से ये कोशिश की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो काम हैं, उनके जो फंक्शंस हैं, उसको एक तरीके से रेगुलेट किया जा सके। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ये इंश्योर किया गया कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी बन जाए। और इसके इन चीज़ों के मद्देनज़र जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ही सुप्रीम अथॉरिटी हो इंडिया में। इसके बाद ट्राई टू इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो सिविल सर्विसेज के जो है ओपन कंपटीशन चालू किए जाएँ, यानी इंडियंस को भी शामिल किया जाए। बट ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है इसके ख़िलाफ़ थे, तो इसलिए ये हो नहीं पाया। एंड एट लास्ट जो कंपनी की जितनी भी टेरिटरी थी इंडिया में, जितनी भी ज़मीन, जितनी भी प्रॉपर्टी थी, तो वो इस एक्ट के बाद दैट वाज डायरेक्टली हेल्ड इंटरेस्ट फॉर हिज मैजेस्टी, हिज हायर्स एंड हिज सक्सेसर्स। यानी जो भी ब्रिटिश क्राउन था उस पर बैठे जो लोग थे, वो सारी टेरिटरी जो है उनको बिलोंग करेगी। और सिर्फ उनको नहीं, ब्रिटिश क्राउन पर बैठे जो लोग हैं उनको, उनके सक्सेसर्स को, और उनके सक्सेसर्स के भी सक्सेसर्स को, यानी उनके उत्तराधिकारी के भी उत्तराधिकारी। ऑलराइट, अब बात करते हैं इस सीरीज़ में आखिरी एक्ट की, दैट इज़ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कुछ और डिसीजंस लिए गए, जिससे ये पता चलता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका मेन एम ये था कि किसी भी तरीके से भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो कंपनी की अथॉरिटी जो है, कंपनी की पावर को कम किया जाए और ये इंश्योर किया जाए कि आने वाले समय में जितने भी डिसीजंस होंगे, चाहे वो पॉलिटिकल हों, इकोनॉमिकल हों, लेजिस्लेटिव हों, जैसे भी डिसीजंस होंगे वो सारे डिसीजन जो हैं डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ले। तो इसी डायरेक्शन में काम करते हुए सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उसको 20 साल का चार्टर दिया जाता था। चार्टर एक तरीके से लाइसेंस समझ लीजिए कि कंपनी को 20 साल के लिए इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन दी जाती थी, उसी को चार्टर कहा जाता। तो हर बार वो 20 साल बढ़ता था, जैसे 1793 में 20 साल बढ़ा, तो फिर 1813 में 20 साल बढ़ा, फिर 1833 में भी 20 साल बढ़ा। तो 1853 में जब टाइम आया तो उस समय बढ़ा तो दिया गया, बट फॉर इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड के लिए क्यों? इस बार जानबूझकर डेट नहीं लिखी गई कि कब तक बढ़ाना जाना है। क्यों? क्योंकि कंपनी ये प्लान कर रही थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी कि किसी भी समय कोई भी ऐसा मोमेंट आ सकता है कि हमको इंडिया में जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको ओवर पावर करना पड़ेगा और जितना भी कंट्रोल है वो सब डायरेक्टली अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो इसलिए कोई स्पेसिफिक डेट मेंशन नहीं की गई। इसके बाद इट गेव बर्थ टू इंडियन सिविल सर्विसेज एंड वाज ओपन टू ऑल इंक्लूडिंग इंडियंस। यानी जो इंडियन सिविल सर्विसेज का जो प्रोग्राम है उसकी एक तरीके से इसी में शुरुआत हुई और जिसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट करने का पूरा मौका था। इसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल वाज सेपरेटेड। अब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उनके असिस्टेंट के लिए काउंसिल थी, तो उसके मेंबर्स का जो नंबर था उसको पहले रिड्यूस कर दिया गया था 3, फिर उसके बाद उसको 6 तक बढ़ा दिया गया और इस एक्ट में उसको 6 से 12 कर दिया गया। अब इस एक्ट में भी मतलब इस 12 ये जो मेंबर होने थे इसमें कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के भी थे, प्लस लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको भी तवज्जो दिया गया। कैसे दिया गया? जो लोकल बॉडीज़ थी, यानी जो लोकल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी अलग अलग प्रोविंसेस की, जैसे बंगाल, बॉम्बे, मद्रास एंड नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, तो इनको भी इंश्योर किया गया कि इनके भी जो मेंबर्स हैं तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस तरीके से इसने एक तरीके से जो मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसका जो फाउंडेशन इंडिया में, वो फाउंडेशन इस एक्ट के थ्रू रखा गया। और इसके अलावा भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो उसके दिमाग में और भी कई सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे इस समय तक आते आते सिंध और पंजाब भी ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूड हो चुके थे। तो इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन कंसर्न ये था कि हमको जल्दी से जल्दी आने वाले कुछ सालों में डायरेक्टली इंडिया में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सो दिस वाज डन फॉर द डे
इस लेक्चर की जो दूसरी सीरीज़ है जिसमें हम पढ़ेंगे क्राउन रूल 1858 से आगे तक, तो वो सारे डिस्कस करेंगे हम एक साथ एक वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहें नॉलेज सेंट्रल।